अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन प्लीज़ फटाफट जल्दी से मुझे कंफर्म कर दें सब। क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? अगर क्लियरली पहुंच रही है तो एक बार चैट पर क्लियर लिख दें ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट करें। जल्दी से बता दें प्लीज़ यार सब। वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का। दूसरा, क्या आपको क्लियर है? मोहम्मद अहमद एंड मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपका रिप्लाई नहीं आया। जल्दी से बताएं क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट करें। ओके ग्रेट। तो देखिए भाई, लास्ट क्लास में हमने जो है डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री सीखी थी, ठीक है जी। जर्नल एंट्री सीखने के बाद मैंने आपको ये वाला पास्ट पर क्वेश्चन करवाया था और इसके लास्ट दो पार्ट्स रह गए थे, ठीक है। तो आज इस क्वेश्चन के लास्ट दो पार्ट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और डेप्रीसिएशन का पास पर क्वेश्चन है, वो हम करेंगे तो फिर हमारा डेप्रीसिएशन का टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो आ जाएं ज़रा जल्दी से एक बार, जो लास्ट क्लास में डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री सीखी थी उसका क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है जी। और इस क्वेश्चन का भी क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं, जो क्वेश्चन हमने लास्ट, जो पार्ट्स इसके लास्ट क्लास में करे थे। फिर इसके जो लास्ट दो पार्ट्स रह गए उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यस युसरा, इस क्वेश्चन का ईयर था मई जून 2018, पेपर टू वेरिएंट थ्री। मई जून 2018, पेपर टू वेरिएंट थ्री, क्वेश्चन नंबर टू है ये उस पेपर का, ठीक है जी। अच्छा जी, तो एक बार आपको क्विक ओवरव्यू देते हैं डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्रीज का। एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आपके सामने खोल लेता हूं जो जर्नल एंट्रीज का लेक्चर हमने लास्ट क्लास में लिया था। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। हाँ जी। तो भाई, इस क्वेश्चन, ये हमारा जो टी अकाउंट्स वाला पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन था, उसके थ्रू मैंने आपको जर्नल एंट्रीज सिखाई थी, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज का क्या सीन था, मैंने आपको बताया था अगर लिखा हुआ है डिस्पोजल की जर्नल एंट्रीज बना दें। तो डिस्पोजल मतलब नॉन करंट एसेट बेचने को डिस्पोजल बोलते हैं। तो जब भी आप नॉन करंट एसेट बेचेंगे, डिस्पोजल करेंगे, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए तीन जर्नल एंट्रीज बनती हैं, ठीक है। पहली क्या थी? डिस्पोजल एट कॉस्ट। डिस्पोजल एट कॉस्ट वाली जो जर्नल एंट्री है, मतलब जो नॉन करंट एसेट आपने बेचा उसकी कॉस्ट आपने रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, दिमाग में बस फॉर्मेट्स लेकर आ जाएं, टी अकाउंट्स के जो फॉर्मेट्स मैंने आपको पढ़ाए थे, कि जो नॉन करंट एसेट बेचा उसकी कॉस्ट हम कौन से अकाउंट में डालते थे। सर, सबसे पहले अकाउंट में डालते थे। और कहां पर डालते थे? जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट क्रेडिट करते थे ना, नॉन करंट एसेट अकाउंट में, डिस्पोजल के नाम से। तो बस आपकी जर्नल एंट्री तैयार हो गई। जो नॉन करंट एसेट बेचा उसकी कॉस्ट आप कहां कहां डाल रहे हैं? नॉन करंट एसेट अकाउंट में आप क्रेडिट पर डालते हैं और डिस्पोजल के नाम से, और वही अमाउंट आप डिस्पोजल के अकाउंट में डेबिट पर डालते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी भाई? नॉन करंट एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा और डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट होगा, जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट वाले अमाउंट से। उसके बाद सेकंड जर्नल एंट्री बनती थी रिमूवल ऑफ डेप्रीसिएशन ऑफ सोल्ड एसेट। जो आपने नॉन करंट एसेट बेचा वो चला गया, साथ साथ वो अपनी टोटल डेप्रीसिएशन, पूरी जिंदगी भर की डेप्रीसिएशन लेकर चले गया। तो जो नॉन करंट एसेट आपने बेचा उसकी जिंदगी भर की डेप को आपने रिमूव करने की जर्नल एंट्री बनानी है। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये जर्नल एंट्री कैसे बनती है? मैंने आपको बोला था बस अपने दिमाग में सोचें कि बेचे हुए एसेट की जिंदगी भर की डेप हम कौन से अकाउंट में डालते थे। क्या सीखा था हमने फॉर्मेट्स बनाते वक्त? जो एसिड बेचा उसकी जिंदगी भर की डेप्थ, सेकंड अकाउंट जो होता था ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उस अकाउंट में डेबिट पर आती थी, ठीक है। उस अकाउंट में डेबिट पर आती थी। तो जो नॉन करेंट एसेट आपने बेचा उसकी जिंदगी भर की डेप्थ रिमूव करने के लिए आप पीएफडी अकाउंट को डेबिट करते थे डिस्पोजल के नाम से, और वही अमाउंट डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा होता था। तो पीएफडी अकाउंट डेबिट होता है और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होता है, बेचे हुए नॉन करेंट एसेट की जिंदगी भर की डेप को रिमूव करने के लिए। और अमाउंट क्या? जो एसेट बेचा उसकी जिंदगी भर की डेप की अमाउंट से। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है जी। जो एसिड बेचा उसकी जिंदगी भर की डेप के अमाउंट से। उसके बाद लास्ट जर्नल एंट्री जो थी वो थी डिस्पोजल एट सेल्स वैल्यू। जो नॉन करेंट एसेट आपने बेचा उसकी सेल्स वैल्यू, जो एसेट बेचा जितने रुपए में बेचा, सेल्स वैल्यू रिकॉर्ड करने की जर्नल एंट्री। तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था लास्ट क्लास में? सिर्फ दिमाग में सोच लें कि बेचे हुए एसेट की सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू ऑफ सोल्ड एसेट कौन से अकाउंट में डालते थे हम? याद करें, मैंने आपको फॉर्मेट्स में बताया था, डिस्पोजल अकाउंट में डालते हैं क्रेडिट पर, जो एसेट बेचा जितने रुपए में बेचा, सेल्स वैल्यू ऑफ सोल्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट पर डालते हैं। तो जो एसेट आपने बेचा जितने रुपए से जितने रुपए में बेचा, उस अमाउंट से आपका डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है।
और डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, मैंने बोला था डिपेंड करता है पैसे किस तरह मिले, बाय चेक पैसे मिले तो बैंक का अकाउंट डेबिट, बाय कैश पैसे मिले तो कैश का अकाउंट डेबिट, किसी बंदे को उधार पे बेचा, फॉर एग्जांपल मिस्टर बी को उधार पे बेचा तो मिस्टर बी का अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से, जो एसेट बेचा जितने रुपए में बेचा उस वाले अमाउंट से डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, एंड बैंक कैश या जिस बंदे को उधार पे बेचा उस बंदे का अकाउंट डेबिट। ये जर्नल एंट्रीज होती थी डिस्पोजल की, ठीक है। जब भी बोलेगा डिस्पोजल की जर्नल एंट्रीज बनानी है तो आपने तीनों बनानी पड़ेंगी। उसके बाद मैंने आपको बोला था ये डिस्पोजल की जनरल एंट्रीज तो ये तीन है। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भाई आपको नॉन करंट एसेट बेचने पे लॉस हुआ तो लॉस ऑन डिस्पोजल की भी जनरल एंट्री बनती है, अगर नॉन करंट एसेट बेचने पे गेन हुआ तो गेन ऑन डिस्पोजल की भी जनरल एंट्री बनती है। तो मैंने आपको बोला था यार ये जो ऊपर वाला हमारा एग्जांपल क्वेश्चन था उसमें डिस्पोजल वाले अमाउंट में आईएस वाला अमाउंट क्रेडिट पर आ रहा था ना, तो जब आईएस वाला अमाउंट क्रेडिट पर आता है मतलब हमें लॉस हुआ। तो अगर आपको लॉस होता है तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, देखिए लॉस हुआ तो आपका डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो लॉस होगा तो डिस्पोजल अकाउंट जितने से लॉस हुआ उतने से क्रेडिट। अब कोई भी अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अब देखो डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हुआ, ऑपोजिट अकाउंट के नाम से होता है ना, तो ये ऑपोजिट कौन से अकाउंट में जा रहा होगा, लॉस इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट में जा रहा होगा। अब डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट पर आ रहा है तो इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट डेबिट हो रहा होगा। तो अगर आपको लॉस हुआ तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, डिस्पोजल का अकाउंट जितने से लॉस हुआ उतने से क्रेडिट और इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट जितने से लॉस हुआ उतने से डेबिट। अब ये लॉस ऑन डिस्पोजल की जनरल एंट्री है, इसको आप उल्टा कर दें तो ये गेन ऑन डिस्पोजल की जनरल एंट्री बन जाएगी, डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट एंड इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट क्रेडिट। ये मैंने आपको जनरल एंट्रीज सिखाई थी लास्ट क्लास में, ठीक है। उसके बाद बहुत डिटेल में हमने डिस्कस की थी, अभी मैंने आपको क्विक ओवरव्यू दिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्रीज वाला जो पास्ट पेपर क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व करना था वो सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दिया था, बस उसके लास्ट दो पार्ट्स रह गए थे। क्विक ओवरव्यू भी लेते हैं उस क्वेश्चन का और उसके लास्ट बचे हुए दो पार्ट्स को कंप्लीट भी करते हैं, ठीक है जी। वेट कीजिएगा, अभी आपके सामने खोल लेते हैं वो वाला क्वेश्चन। यस, ये रहा वो वाला क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, ठीक है जी। तो एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसका क्विक ओवरव्यू लेते हैं, लास्ट क्लास में जो पार्ट्स करे थे वो दोबारा एक बार बस क्विक ओवरव्यू लेते हैं, इसके बचे हुए पार्ट्स कंप्लीट करते हैं आज की क्लास में, ठीक है। सो एवरीवन प्लीज, सैंडबरी प्रोडक्ट्स ओन्ड टू मोटर व्हीकल ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 देखें मैंने आप लोगों को बता दिया था, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि नॉन करंट एसेट, आपको सवाल के अंदर जो फर्स्ट डेट दी हुई होती है वो ईयर स्टार्ट की डेट होती है। तो आपका ईयर स्टार्ट कब हुआ था, 1 अप्रैल 2017 में स्टार्ट हुआ। तो यार एंड कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2017 में स्टार्ट हुआ है तो 12 मंथ्स लेटर एंड हुआ होगा, तो आप 1 अप्रैल से 12 मंथ्स काउंट कर लें, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो यार 1 अप्रैल 2017 को स्टार्ट हो रहा है तो एंड कब होगा, 31 मार्च 2018 में एंड हुआ होगा, ठीक है, 12 मंथ्स लेटर। ठीक है, तो ईयर स्टार्ट की डेट ईयर एंड की डेट, ठीक है। अब ये कह रहा है 1 अप्रैल साल के पहले दिन कितनी मोटर व्हीकल्स पड़ी हैं, मोटर व्हीकल ए एंड मोटर व्हीकल बी। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द मोटर व्हीकल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये जो ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2018 को, इस वाले ईयर की पूरी आपको मोटर व्हीकल्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई थी सर, 1 अप्रैल 2017 साल के शुरू की डेट, साल के पहले दिन आपको साल के शुरू के बैलेंस गिवन होते हैं, ईयर स्टार्ट के बैलेंस। तो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आपके पास मोटर व्हीकल कितने की कॉस्ट की पड़ी हुई थी, 30,000 की कॉस्ट की आपके पास मोटर व्हीकल्स पड़ी हुई थी, ठीक है जी। मोटर व्हीकल्स आपके पास 30,000 की कॉस्ट की पड़ी हुई थी। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मतलब टोटल डेप्रीसिएशन, साल के शुरू में इन मोटर व्हीकल्स पे टोटल डेप कितनी लग चुकी थी, 10,800। तो एट द स्टार्ट ऑफ देयर 30,000 की कॉस्ट की मोटर व्हीकल्स पड़ी हैं और इनके ऊपर साल के शुरू में टोटल पुरानी डेप्रीसिएशन 10,800 लग चुकी है, ठीक है। अब 30 जून 2017, इसी साल आपने 30 जून 2017 को सेल ऑफ मोटर व्हीकल बी, आपने एक पुरानी मोटर व्हीकल बी बेच दी। अब ये जो मोटर व्हीकल बी बेची इसकी कॉस्ट थी 14,000, इसके ऊपर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मतलब टोटल डेप कितनी लग चुकी थी 5040, एंड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू एक्स गैरेज, उधार पर बेची एक्स गैरेज को 9500 की, ठीक है। अब इसके बाद परचेज्ड ऑफ मोटर व्हीकल सी, इसी साल 1 जुलाई 2017 को नई मोटर व्हीकल सी परचेज करी, कितने की परचेज करी, 18,000 की। तो अगर मैं फटाफट से, लास्ट क्लास में भी मैंने इन्फॉर्मेशन समराइज करके बताई थी, अभी दोबारा बता रहा हूँ। साल के शुरू में 30,000 की कॉस्ट की मोटर व्हीकल्स पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर साल के शुरू में टोटल पुरानी डेप 10,800 लग चुकी है। इस साल 30 जून 2017 को एक पुरानी मोटर व्हीकल भी बेच दी। ये जो मोटर व्हीकल भी बेची इसकी कॉस्ट 14,000 थी, इसके ऊपर टोटल पुरानी डेप 5040 लग चुकी थी, एंड हमने सोल्ड ऑन क्रेडिट टू एक्स गैरेज 9500 की, एक्स गैरेज एक बंदा होगा उसको उधार पर बेच दी, ठीक है। और इसी साल 1 जुलाई 2017 को हमने नई मोटर व्हीकल भी खरीदी, कितने की खरीदी, 18,000 की खरीदी, ओके। सवाल में बोला हुआ था मोटर व्हीकल आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, 20% आरबीएम मेथड से डेप लगती है। नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज, अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द, सॉरी, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल,
अब फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज, मतलब जिस साल एसेट खरीदा उस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन, जिस साल एसेट बेचा उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगती, मतलब ईयरली पॉलिसी है, ठीक है जी। अब ये सवाल हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, पार्ट ए सॉल्व कर लिया था। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म डेप्रिसिएशन। सबसे पहली क्लास डेप्रिसिएशन के लेक्चर की मैंने आपको डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिखवा दी थी। क्या डेफिनेशन थी? डे, क्या डेफिनेशन होती है डेप्रिसिएशन की? फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, नॉन करेंट एसेट की वैल्यू में फॉल आना ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिखी, 2 मार्क्स मिल गए। आगे, स्टेट टू कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल। डेप्रिसिएशन के कॉजेज, डेप्रिसिएशन का मतलब है नॉन करेंट एसेट की वैल्यू में फॉल आना। जैसे जैसे हर साल वो यूज होगा तो हर साल जो फॉल आएगा उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये जो फॉल आ रहा है, ये जो डेप्रिसिएशन है नॉन करेंट एसेट की वैल्यू में, क्यों फॉल आ रहा है? व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉल, व्हाट इज द रीजन फॉर डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन? आपने लिखने दो थे, मैंने आपको 4 कॉजेज एक्सप्लेन करे थे। मैंने आपको बोला था पहला कॉज है वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर का मतलब यूज होने की वजह से। एक चीज आपने ब्रांड न्यू लिया है, फिर आपने उसको यूज करा, उस पर स्क्रैचेस लगे, वेयर एंड टेयर हुआ, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। यूज होने की वजह से चीज की वैल्यू कम होती है। तो ये जो यूजेज की वजह से फॉल आता है वैल्यू में, ये यूजेज को हम बोलते हैं वेयर एंड टेयर, ठीक है। तो वेयर एंड टेयर की वजह से डेप्रिसिएशन लगती है, नॉन करेंट एसेट की वैल्यू में फॉल आता है। ऑब्सिलेंस, ऑब्सिलेंस का मतलब मैंने आपको बताया था, पड़े पड़े चीज की वैल्यू कम हो जाना, पुराने होने की वजह से वैल्यू कम हो जाना। टायर्स का एग्जांपल दिया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चेंज, ठीक है। मैंने आपको फोन्स का एग्जांपल दिया था, आईफोन 13 था, आईफोन 14 आया, 13 की वैल्यू कम हो गई, 15 आया, 14 की वैल्यू कम हो गई, 16 आया, 15 की वैल्यू कम हो गई, 17 आया, आईफोन 16 की वैल्यू कम हो गई। तो टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से भी नॉन करेंट एसेट्स की वैल्यू में फॉल आता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का ये भी एक कॉज है। चेंज इन फैशन एंड टेस्ट आपको फिर बताया था। मेरे ख्याल से यहाँ पर मैंने गाड़ियों का एग्जाम्पल आपको दिया था। मैंने बोला था हेयर इन कराची पाकिस्तान, पहले सिडान कार्स बहुत ज़्यादा इन फैशन थी, ठीक है। सिडान कार्स बहुत ज़्यादा इन फैशन थी। सिडान कार्स मतलब डिग्गी वाली गाड़ियां जो होती हैं, करोला, सिविक वगैरह जो हैं, तो उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी। लेकिन अब ड्यूरिंग द करंट टाइम फैशन में चेंज आ गया है, लोगों के टेस्ट में चेंज आ गया है, ठीक है। अब लोगों का जो शिफ्ट ले लिया उनने एसयूवी कार्स की वजह, एसयूवी कार्स की तरफ, ठीक है। किया स्पोर्टेज वगैरह इस टाइप की जो कार्स हैं, तो आजकल एसयूवी कार्स इन ट्रेंड है, इन फैशन है, ठीक है। तो इस वजह से फैशन में चेंज, ट्रेंड में चेंज आने की वजह से सिडान कार्स की वैल्यू में थोड़ा सा फॉल आ गया है, ठीक है। तो ये देखिए, चेंज इन फैशन एंड ट्रेंड की वजह से भी नॉन करंट एसेट की वैल्यू में फॉल आ सकता है, डेप्रिसिएशन लग सकती है। अब ये रीजंस एक्सप्लेन करने के बाद पार्ट बी में आप कोई भी 2 रीजंस यहां पर लिख देते, ठीक है। मैंने 4 एक्सप्लेन कर दिए थे। अब इसके बाद पार्ट सी था कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ मोटर व्हीकल बी। हमने मोटर व्हीकल बी बेचा, उसको बेचने पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, गेन हुआ या लॉस हुआ। तो यार हम लोग लेक्चर में बेसिक एग्जांपल्स करते थे जिसमें मैंने आपको गेन या लॉस निकालना सिखाया था। कैसे निकालना सिखाया था? मैंने आप लोगों को बताया था जो नॉन करंट एसेट आपने बेचा उसकी नेट बुक वैल्यू निकाल लें। क्या निकाल लें? कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप माइनस करके कॉस्ट लें, जितनी टोटल डेप उस पर लग चुकी है, जो एसेट बेचा वो माइनस करें, आपके पास उसकी रिमेनिंग वैल्यू, डेप लगने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू, बची हुई वैल्यू है जिसको नेट बुक वैल्यू कहते हैं, वो आ जाएगी। फिर आप नेट बुक वैल्यू को कंपेयर कीजिएगा सेल्स वैल्यू से। अगर आपने नेट बुक वैल्यू से ऊपर में बेची है तो जितना ऊपर में बेची वो गेन है, अगर नेट बुक वैल्यू से नीचे में बेची तो जितना नीचे में बेची उतने का आपको लॉस हुआ है। तो हमने यही करा था, हम लोग ऊपर गए थे, हमने मोटर व्हीकल भी बेची थी, उसकी कॉस्ट थी 14,000, उसके ऊपर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, टोटल डेप्रीसिएशन कितनी लग चुकी थी? 5040। तो यार कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस की, हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ गई थी मोटर व्हीकल बी की 8960। तो डेप लगने के बाद मोटर व्हीकल बी की वैल्यू बची हुई थी 8960। अब आप इस नेट बुक वैल्यू को कंपेयर करोगे कि आपने इसको कितने रुपए में बेचा। अगर आपने नेट बुक वैल्यू से ऊपर में बेचा हुआ होगा तो आपको गेन हुआ होगा जितना ऊपर में बेचा, अगर नेट बुक वैल्यू से नीचे में बेचा तो जितना नीचे में बेचा होगा उतने का लॉस हुआ होगा। तो आप लोग ऊपर गए, आप लोगों ने देखा आपने कितने में बेचा था आप लोगों ने। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू एक्स गैरेज, 9500 में बेचा आपने एक्स गैरेज को। तो यार नेट बुक वैल्यू थी 8960 और आपने 9500 में बेचा, मतलब नेट बुक वैल्यू से ऊपर में बेचा। अब डिफरेंस निकाल लो, कितना ऊपर में बेचा वो आपका गेन होगा। तो आपने जितने में बेचा वो वैल्यू माइनस की, आपके पास डिफरेंस आ गया भाई 540, ऊपर में बेचा तो 540 आपका प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ गया था। ये पार्ट करने के बाद हम लोग लास्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट पर गए थे, पार्ट डी पर गए थे, ठीक है जी। अब पार्ट डी, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ मोटर व्हीकल बी। अब आपने प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज बतानी है फॉर टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ मोटर व्हीकल बी। सेल ऑफ मोटर व्हीकल बी मतलब नॉन करंट एसेट बेचना, नॉन करंट एसेट बेचने को डिस्पोजल कहते हैं। तो ये कह रहा है डिस्पोजल की जर्नल एंट्रीज बना दें। डिस्पोजल की 3 जर्नल एंट्रीज होती हैं, आपने तीनों बनानी पड़ेंगी। पहली डिस्पोजल एट कॉस्ट, जो नॉन करंट एसेट बेचा उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करने की जर्नल एंट्री। तो मैंने क्या बोला, फॉर्मेट्स लाए दिमाग में, सोचें। जो नॉन करंट एसेट आपने बेचा उसकी कॉस्ट आप कौन से अकाउंट में डालते हैं? जो सबसे पहला अकाउंट हमने बनाना सीखा था ना, नॉन करंट एसेट अकाउंट, उसमें डालते हैं। कहां पर?
जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट क्रेडिट करते हैं ना नॉन करंट एसेट अकाउंट में, जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट क्रेडिट। तो इसमें नॉन करंट एसेट क्या है, मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट से और डिस्पोजल के नाम से। तो वही फिगर फिर डिस्पोजल के अकाउंट में कॉपी पेस्ट हुआ हुआ डेबिट पर। तो जो नॉन करंट एसेट आपने बेचा उसकी कॉस्ट आप मोटर व्हीकल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट में वो डेबिट पर जाती है। तो आपने जर्नल एंट्री बना दी, सॉरी आपने जर्नल एंट्री बना दी, मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट से, और डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट के अमाउंट से। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री बन गई। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमने बनाई थी लास्ट क्लास में, रिमूवल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड एसेट। जो एसेट आपने बेचा वो चले गया, उसकी जिंदगी भर की डेप भी हटानी है तो वो हटाने की जर्नल एंट्री। तो मैंने आपको क्या सोच बोला था, सिर्फ दिमाग में फॉर्मेट्स लेकर आए। जो एसेट बेचा उसकी जिंदगी भर की डेप कौन से अकाउंट में डालते थे सर, दूसरे अकाउंट में डालते थे, पीएफडी अकाउंट में डेबिट पर डालते थे डिस्पोजल के नाम से। तो जो एसेट बेचा उसकी जिंदगी भर की डेप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट पर जा रही है डिस्पोजल के नाम से, और फिर वही अमाउंट कॉपी पेस्ट होता है डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट पर। तो आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है जो एसेट बेचा उसकी जिंदगी भर के डेप के अमाउंट से, और डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट होता है जो एसेट बेचा उसकी जिंदगी भर की डेप के अमाउंट से। ठीक है, जो आपको गिवन थी ना ऊपर, जो एसेट बेचा उसकी टोटल डेप आपको गिवन थी ना जिंदगी भर की डेप 5040, मोटर व्हीकल बी जो बेचा उसकी एक्यूमुलेटेड डेप। उसके बाद सर थर्ड होती है से डिस्पोजल एट सेल्स वैल्यू, जो एसेट आपने बेचा जितने रुपए में बेचा उसको रिकॉर्ड करने की जनरल एंट्री। ठीक है, तो हमने मोटर व्हीकल भी बेचा 9500 में। अब 9500 में बेचा मोटर व्हीकल भी, तो उसको रिकॉर्ड करने की जनरल एंट्री। अब मैंने आपको बोला था दिमाग में लेकर आए, सेल्स वैल्यू ऑफ सोल्ड एसेट कौन से अकाउंट में जाती है सर, डिस्पोजल अकाउंट में जाती है क्रेडिट पर। तो डिस्पोजल अकाउंट आपका क्रेडिट होता है जो एसेट बेचा जितने रुपए में बेचा उस वाले अमाउंट से। और डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, डिपेंड करता है, बाय चेक पैसे आए बैंक अकाउंट डेबिट, बाय कैश पैसे आए कैश का अकाउंट डेबिट, किसी बंदे को उधार पे बेचा तो उस बंदे के अकाउंट का नाम डेबिट। तो यार डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। और अब देखें बेचा कैसे था, बेचकर पैसे कैसे मिले, यहां लिखा हुआ है सोल्ड ऑन क्रेडिट टू एक्स गैरेज। तो उधार पे बेचा एक्स गैरेज को तो एक्स गैरेज का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सेल्स वैल्यू कितनी है 9500। तो भाई डिस्पोजल का अकाउंट सेल्स वैल्यू से क्रेडिट और एक्स गैरेज का अकाउंट 9500 से डेबिट। हाँ अगर बाय कैश पैसे मिले होते बेचकर तो कैश का अकाउंट डेबिट होता, बाय चेक पैसे मिले होते बेचकर तो फिर बैंक का अकाउंट डेबिट होता। ठीक है, एक्स गैरेज को उधार पे बेची तो एक्स गैरेज का अकाउंट 9500 से डेबिट। यहां तक हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, टिल पार्ट डी। ये मैंने आपको सिर्फ लास्ट क्लास का क्विक ओवरव्यू दिया है बस। ठीक है, अब इसके लास्ट दो पार्ट्स रहते थे, आ जाएं जरा लास्ट दो पार्ट्स क्या कह रहे हैं उनको आज की क्लास में हम सॉल्व करते हैं। अब हम लोग चलते हैं पार्ट ई पर। ठीक है, पार्ट ई क्या कह रहा है यार, पार्ट ई रीड कर कर बच्चों को समझ ही नहीं आता कि पार्ट ई में क्या करना है। ठीक है, तो आ जाए मैं आपको समझाता हूँ और पार्ट ई सॉल्व करवाता हूँ। पार्ट एफ है और पार्ट जी भी है फिर। ठीक है, तो भाई यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज ऑन मोटर व्हीकल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। कह रहा है कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज्ड, कितनी डेप्रीसिएशन लगेगी ऑन मोटर व्हीकल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये जो आपका ईयर एंड हुआ है इस ईयर में करंट ईयर में आपके मोटर व्हीकल्स पे टोटल डेप्रीसिएशन कितनी लगेगी। तो बेसिकली आपने करंट ईयर की टोटल डेप्रीसिएशन निकालनी है। तो क्या आप लोगों को याद है करंट ईयर की टोटल डेप्रीसिएशन कौन सा वाला अमाउंट होता है, पीएफडी अकाउंट में जो आईएस वाला अमाउंट डालते हैं ना करंट ईयर की टोटल डेप। भाई करंट ईयर में मोटर व्हीकल पे टोटल डेप कितनी लगी, तो आपने बेसिकली वो आईएस वाला अमाउंट निकालना है करंट ईयर की टोटल डेप्रीसिएशन। तो अगर आप लोगों को याद होगा आईएस वाला अमाउंट करंट ईयर की टोटल डेप्रीसिएशन वाला अमाउंट मैंने आप लोगों को ट्री बनाकर निकालना सिखाया था। तो यहां भी हम ट्री बनाएंगे और करंट ईयर में टोटल डेप कितनी लगी मोटर व्हीकल्स पर वो निकाल लेंगे। तो आ जाए जरा ट्री बनाते हैं। मैंने आप लोगों को ट्री कैसे बनाना सिखाया था, मैंने आप लोगों को बोला था साल के शुरू में जितने की कॉस्ट का पड़ा हुआ नॉन करंट एसेट वो लीजिएगा, उसमें से जो बेच दिया सोल्ड को अलग कर दीजिएगा। ठीक है, सोल्ड जो बेच दिया वो अलग कर दीजिएगा, बेचने के बाद जो बच गया रिमेनिंग, सही है रिमेनिंग, और फिर जो आपने न्यू खरीदा वो अलग कर दीजिएगा। इस तरह आप ट्री बनाएंगे फिर तीनों पे करंट ईयर की डेप निकालेंगे। तो आ जाए जरा सवाल पर चलते हैं, ऊपर चलते हैं क्वेश्चन पर। आपके पास साल के शुरू में कितने की कॉस्ट के मोटर व्हीकल्स पड़े हुए थे, 30,000। फिर इस साल आपने 14,000 की कॉस्ट वाला बेच दिया और जो नया खरीदा उसकी कॉस्ट थी 18,000। ठीक है, तो गौर से सुनिएगा, ट्री बना रहा हूं और करंट ईयर की डेप्रीसिएशन निकाल रहा हूं। सर साल के शुरू में 30,000 की कॉस्ट के मोटर व्हीकल्स पड़े हुए थे, जिसमें से सर इस साल हमने मोटर व्हीकल बी जिसकी कॉस्ट 14,000 थी वो बेच दिया। तो यार 30,000 की कॉस्ट के पड़े थे साल के शुरू में, इसमें से 14,000 की कॉस्ट वाला बेच दिया, तो 14,000 की कॉस्ट का बेचने के बाद बच कितने का गया होगा, रिमेनिंग कितने का होगा, 16,000 का। और सर फिर हमने नया कितने का खरीदा, न्यू। सर हमने इस साल नया खरीदा था 18,000 का।
तो भाई आपका ये सोल्ड आ गया, ये रिमेनिंग आ गया, ये न्यू आ गया। ये जो आपने बेचा इसके ऊपर करंट ईयर में कितनी डेप लगेगी, ये जो बच गया इसके ऊपर करंट ईयर में कितनी डेप लगेगी, और ये जो आपने न्यू खरीदा इसके ऊपर करंट ईयर में कितनी डेप लगेगी। तीनों पे करंट ईयर की डेप निकालें, फिर तीनों को प्लस कर दीजिएगा, तो आपके पास करंट ईयर की टोटल डेप्रीसिएशन। अच्छा जी, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा इंटरनेट इशू आया था। ठीक है, दैट इज रिजॉल्व नाउ। ठीक है, पहले तो प्लीज मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? यस और नो, एवरीवन प्लीज। यस मीत, यस युसरा, आई नो थोड़ा सा जो है इंटरनेट इशू आया था बीच में। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जल्दी से मुझे बताएं, क्या मेरी आवाज क्लियरली पहुंच रही है अब? ओके ग्रेट। तो अभी यहां तक जो मैंने आपके साथ बात की है, क्या ये आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, या कोई चीज नहीं समझ आई हो तो मुझे बता दें, आई विल रिपीट। जल्दी से बता दें प्लीज एवरीवन। अभी तक जो बातें मैंने की हैं वो सारी क्लियर हैं, या कोई चीज समझ नहीं आई है इसके अंदर? पार्ट ई के लिए जो जो बातें अभी मैंने ट्री बनाने की हैं वो आप सबको क्लियर है 100%? ओके, दोबारा सुन लें। तो हम बना रहे थे ट्री, ठीक है, हम बना रहे थे ट्री। ट्री में क्या था, हमारे पास साल के शुरू में जो है, ऊपर सवाल में दोबारा चल के देख लेते हैं। हमारे पास एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 30,000 की कॉस्ट के मोटर व्हीकल्स पड़े हुए थे, जिसमें से जो हमने बेचे उनकी कॉस्ट, जो साल के शुरू में 30,000 की कॉस्ट की मोटर व्हीकल्स पड़े हुए हैं, इस साल जो बेचे उनकी कॉस्ट 14,000 थी, और जो नए खरीदे उनकी कॉस्ट 18,000 की। ठीक है, अब तो भाई हमने ट्री बनाया, हमने बोला भाई साल के शुरू में 30,000 की कॉस्ट के पड़े हुए हैं, जिसमें से हमने 14,000 की कॉस्ट वाला बेच दिया, तो बच कितने का गया हुआ, रिमेनिंग 16,000 की कॉस्ट वाला बच गया, और हमने न्यू खरीदा 18,000 का। ऐसा ही है, सोल्ड, रिमेनिंग एंड न्यू, इसमें डिवाइड करा। अब हमें क्या करना है, ये जो 14,000 वाला बेचा इसके ऊपर करंट ईयर में कितनी डेप लगी, ये जो बच गया इसके ऊपर करंट ईयर में कितनी डेप लगी, और ये जो नया खरीदा इसके ऊपर करंट ईयर में कितनी डेप लगी। तीनों की करंट ईयर की डेप निकाल कर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास करंट ईयर की टोटल डेप आ जाएगी जो हमें चाहिए। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले 14,000 वाला जो हमने बेच दिया इसके ऊपर करंट ईयर में कितनी डेप लगेगी। ये जो हमने 14,000 वाला बेचा है, क्या इसके ऊपर करंट ईयर में कोई डेप लगेगी? आप लोगों ने बोलना चाहिए था नो सर, इसके ऊपर करंट ईयर में कोई डेप नहीं लगेगी, जीरो। बिकॉज इन द क्वेश्चन उसने बोला हुआ है ईयरली पॉलिसी, और ईयरली पॉलिसी क्या कहती है, जिस साल आपने एसिड बेचा उस साल उसके ऊपर कोई डेप नहीं लगती। तो ये 14,000 आप करंट ईयर की डेप निकाल रहे हैं, और ये 14,000 आपने करंट 14,000 वाला आपने करंट ईयर में बेचा है, तो इसके ऊपर इस साल कोई डेप नहीं लगेगी, जीरो। अब सर ये जो बच गया 16,000 वाला, सर क्या इसके ऊपर कोई डेप लगेगी? यस, इसके ऊपर डेप लगेगी, और पूरे साल की लगेगी, चूंकि ये बच गया, ये साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक पड़ा हुआ है। अब मसला यह है कि आरबीएम मेथड है, आरबीएम मेथड में आपने पहले कॉस्ट में से पुरानी डेप्रीसिएशन माइनस करनी है, आपके पास आ जाती है नेट बुक वैल्यू। कॉस्ट में से पुरानी डेप माइनस करेंगे, आपके पास नेट बुक वैल्यू आएगी, फिर नेट बुक वैल्यू को आप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज करेंगे, तो आपके पास करंट ईयर की डेप आएगी। अब यहां पर मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आपको पता है करंट ईयर की डेप, सॉरी, ये जो 16,000 वाला एसेट है रिमेनिंग जो बच गया था, इसकी टोटल पुरानी डेप, इसकी अक्यूमुलेटेड डेप कितनी है? क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है? तो आप लोगों को बोलना चाहिए नो सर, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब आप ऊपर क्वेश्चन में चलें, देखिए आपको पुरानी डेप गिवन है, आपको अक्यूमुलेटेड डेप गिवन है, ये 10,800 गिवन है। अब ये 10,800 टोटल पुरानी डेप, अक्यूमुलेटेड डेप है कितने वाले एसेट की, 30,000 वाले एसेट की। अब इस 30,000 वाले में 14,000 वाला भी है और 16,000 वाला भी है, ऐसा ही है ना भाई? ये 14,000 वाला और 16,000 वाला मिलाते हैं तो 30,000 वाला बनता है ना। तो अब आपके पास 30,000 वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप, टोटल पुरानी डेप है, और अगर आप यहां देखें जो 14,000 वाला आपने बेच दिया उसकी भी अक्यूमुलेटेड डेप, टोटल पुरानी डेप है। तो अगर आप ये जो 30,000 वाले एसेट की पुरानी डेप है, जिसके अंदर 14,000 वाले एसेट की भी पुरानी डेप है और 16,000 वाले एसेट की भी पुरानी डेप है, इसमें से अगर आप ये 14,000 वाले एसेट की पुरानी डेप माइनस कर दें, 30,000 वाले की अक्यूमुलेटेड डेप से 14,000 वाले की अक्यूमुलेटेड डेप माइनस कर दें,
तो 14,000 वाले की पुरानी डेप आपने हटा दी, तो फिर किसकी 16,000 वाले की जो है अक्यूमुलेटेड डेप, टोटल पुरानी डेप वो आ जाएगी। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप 10,800 में से माइनस कर देंगे 5040। तो भाई 30,000 वाले एसिड की पुरानी डेप टोटल, उसमें से 14,000 वाले एसिड की पुरानी डेप हटा दी, तो आपके पास 16,000 वाले एसिड की पुरानी डेप बच गई। ठीक है, जो हमें चाहिए। एक बार इस तरह दोबारा रिपीट कर देता हूं, एवरीवन गौर से सुन लें अगर किसी को समझ नहीं आया। भाई हमें निकालनी है ये जो 16,000 वाला रिमेनिंग था, इसकी करंट ईयर की डेप निकालनी है। अब आरबीएम मेथड है तो कॉस्ट में से पुरानी डेप माइनस करनी पड़ती है, अक्यूमुलेटेड डेप माइनस करनी पड़ती है। तो अब हम ऊपर सवाल में गए, हमने देखा यार क्या 16,000 वाले एसेट की हमें अक्यूमुलेटेड डेप टोटल पुरानी डेप गिवन है? तो भाई सवाल में तो कहीं नहीं गिवन, लेकिन इन द क्वेश्चन आपको ये जो 30,000 वाला एसेट है जो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर पड़ा था, इसकी टोटल पुरानी डेप अक्यूमुलेटेड डेप गिवन है 10,800। अब इस 30,000 वाले में 14,000 वाला भी है, और जो 14,000 वाला बेच दिया वो भी है, और 16,000 वाला जो बच गया था वो भी है। मतलब ये जो टोटल पुरानी डेप है, अक्यूमुलेटेड डेप है, इसमें 14,000 वाले एसेट की भी पुरानी डेप है, 16,000 वाले एसेट की भी पुरानी डेप है। तो अगर इस 30,000 वाले की पुरानी डेप में से ये जो 14,000 वाले एसेट की पुरानी डेप है ये मैं हटा दूं, माइनस कर दूं, तो हटाने के बाद, माइनस करने के बाद मेरे पास सिर्फ 16,000 वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप पुरानी डेप आ जाएगी। तो मैंने 10,800 में से 14,000 वाले एसेट की पुरानी डेप 5040 माइनस करी। तो भाई कितना आंसर आता है अगर हम लोग करें 10,800 माइनस 5040, तो मेरे पास आ जाता है 5760। ये जो 5760 है ना, ये आपके 16,000 वाले एसेट की पुरानी डेप आपके पास आ गई 5760। अब आपका जो 16,000 की कॉस्ट वाला एसेट था रिमेनिंग, उसकी में से आपने उसकी पुरानी अक्यूमुलेटेड डेप माइनस की। अब आपके पास नेटबुक वैल्यू आ जाएगी। नेटबुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10240 आ जाएगी। ठीक है, अब नेटबुक वैल्यू को आप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कर देंगे। भाई कितना परसेंट डेप लग रही थी, अगर आप लोगों को याद हो ऊपर क्वेश्चन में 20% डेप। नेटबुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, आपके पास करंट ईयर की डेप आ जाएगी। 10240 मल्टीप्लाइड बाय 20%, आपके पास आंसर आता है 2048। तो ये जो 14,000 वाला आपने बेच दिया, इसके ऊपर करंट ईयर में जीरो लगी। ये जो 16,000 वाला एसेट बच गया, इसके ऊपर करंट ईयर में डेप लगी 2048। और ये जो आपने नया खरीदा, इसके ऊपर क्या डेप लगेगी? पूरे साल फुल ईयर डेप लगेगी, चूंकि सवाल में है ईयरली पॉलिसी। ईयरली पॉलिसी कहती है फुल डेप इन द ईयर ऑफ परचेज। ये 18,000 वाला आपने करंट ईयर में खरीदा है, तो इसके ऊपर करंट ईयर की पूरे साल की डेप लगेगी। अब इसकी कॉस्ट है 18,000, इसकी पुरानी डेप अक्यूमुलेटेड डेप जीरो होगी, चूंकि ये आपने नया नया खरीदा है, नए एसेट की कोई पुरानी डेप्रिसिएशन नहीं होती। कॉस्ट में से पुरानी डेप माइनस की, आपके पास नेटबुक वैल्यू आ गई 18,000 ही, मल्टीप्लाइड बाई 20%। तो अगर आप लोग 18,000 का 20% निकालते हैं, 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 20%, आपके पास 3,600 आ जाएगी। तो ये जो 18,000 वाला आपने नया खरीदा, इसके ऊपर करंट ईयर में डेप लगेगी 3,600। तो अब अगर आपको करंट ईयर की टोटल डेप्रिसिएशन चाहिए कि करंट ईयर में मोटर व्हीकल्स पे टोटल डेप कितनी लगी, तो भाई आप बोलेंगे सर इस वाली पे जीरो लगी, प्लस इस वाली पे 2048 लगी, प्लस इस वाली पे 3,600 लगी, तो टोटल आपके पास आ जाएगी जीरो प्लस 2048 प्लस 3,600। तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा भाई? 0 + 2048 प्लस 3,600, आपके पास आ जाएगा 5,648। तो ये आपका आंसर होगा कि भाई करंट ईयर में चार्ज फॉर द ईयर, ये जो ईयर एंड हुआ है इसके करंट ईयर में टोटल डेप मोटर व्हीकल्स पे कितनी लगी? 5,648 लगी। ठीक है, तो इस तरह ये पार्ट आप लोगों ने सॉल्व करना था, ट्री बनाकर करंट ईयर की टोटल डेप्रिसिएशन निकालनी थी इस पार्ट में। क्या पार्ट ई आप सबको 100% क्लियर है या नहीं क्लियर? जल्दी से मुझे बता दें एवरीवन प्लीज, फटाफट। वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का, जल्दी से बता दें ताकि हम मूव ऑन करें नेक्स्ट पार्ट, पार्ट एफ पर। इज पार्ट ई क्लियर और नॉट? हाँ जी, जल्दी से बता दें। युसरा, निमरा, एंड जन्नत, क्या आप लोगों को पार्ट ई क्लियर है? क्या हम नेक्स्ट पार्ट पर मूव ऑन कर सकते हैं? ओके, अब अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट एफ। देखिए पार्ट एफ में क्या बोला हुआ है? कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग अ टिक टू शो वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। अब आपको कुछ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं, कह रहा है भाई टिक करके बता दें इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सी कैपिटल रिसिप्ट है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो मेरे ख्याल से हमने 2-3 क्लासेस पहले ये थ्योरी पढ़ी थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, खर्चा बार बार रेगुलर बेसिस पे रिकरिंग बार बार होने वाला खर्चा, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर वन टाइम खर्चा,
वन ऑफ, बार बार ना होने वाला। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार होने वाला खर्चा, रेगुलर बेसिस पे जो अगेन एंड अगेन करना हो। उसके बाद रिसिप्ट, जिसमें पैसे आपको रिसीव हो रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट, वन टाइम रिसिप्ट, वंस इन अ ब्लू मून कोई पैसे आपको रिसीव हो जाए वन टाइम। रेवेन्यू रिसिप्ट, डे टू डे इनकम, बार बार रेगुलर बेसिस पे पैसे मिलते रहते हैं जो आपको बार बार अगेन एंड अगेन, उसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हो। तो आ जाए जरा देखते हैं क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या कैपिटल रिसिप्ट है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मोटर व्हीकल बी, प्रोसीड मतलब आपको पैसे मिले, मोटर व्हीकल बी सेल्स, मोटर व्हीकल बी बेचकर जो पैसे मिले, पैसे रिसीव हुए हैं। अब आपने मोटर व्हीकल मतलब नॉन करंट एसेट बेचा ना, क्या आप बार बार नॉन करंट एसेट बेचते हो? नहीं ना, वन टाइम बेचते हो ना। तो ये जो नॉन करंट एसेट बेचकर आपको पैसे रिसीव हुए हैं, ये वन टाइम रिसिप्ट है आपकी, कैपिटल रिसिप्ट है, आपने टिक लगाना था कैपिटल रिसिप्ट पर, ठीक है। उसके बाद परचेज ऑफ मोटर व्हीकल सी, आपने मोटर व्हीकल सी खरीदी तो पैसे पे करे होंगे, खर्चा किए, एक्सपेंडिचर है। अब देखो नॉन करंट एसेट आपने जो खरीदा है, नॉन करंट एसेट खरीदने का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। आप बार बार रेगुलर बेसिस पे नॉन करंट एसेट नहीं खरीदते, आप वन टाइम खरीदते हो जब जरूरत होती है। तो दैट्स वाई इस पे आप टिक लगाओगे, किस पर ये खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वन टाइम खर्चा है, ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल सी, इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल सी, आपने मोटर व्हीकल सी का इंश्योरेंस करवाया, आप अब इंश्योरेंस करवा रहे हो, खर्चा करोगे आप, इट इज एन एक्सपेंडिचर। अब आप एक चीज का इंश्योरेंस करवाते हो तो आपने हर साल उसके इंश्योरेंस के पैसे भरने होते हैं, इंश्योरेंस फीस भरनी होती है। तो ये खर्चा बार बार होने वाला, अगेन एंड अगेन रिकरिंग खर्चा है, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। तो आपने टिक लगाना था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, यस, ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट जी, बहुत गौर से सुनिएगा एवरीवन, देखिए मेरी बात सुनिए। अभी कुछ बहुत अच्छा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब जो है देखिए इन द क्वेश्चन, अभी मोटर व्हीकल थी, उसने बता दिया था कि मोटर व्हीकल पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे लगेगी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से लगेगी। अगर वो आपसे पूछ ले कि यार आप बताएं कि मोटर व्हीकल के लिए कौन सा मेथड सूटेबल है, उस पे स्ट्रेट लाइन से डेप लगनी चाहिए या आरबीएम मेथड से डेप लगनी चाहिए। और ये जो अकाउंटेंट्स होते हैं ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से एसेट पर स्ट्रेट लाइन मेथड लगना चाहिए, कौन से एसेट के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड सूटेबल है, कौन से नॉन करंट एसेट के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सूटेबल है। तो देखिए मेरी बात सुनिए, कुछ नॉन करंट एसेट्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस को हर साल सेम फायदा पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। जो बिजनेस में हर साल इक्वली यूज हो रहे हैं, बिजनेस को सेम फायदा पहुंचा रहे हैं, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी बिजनेस में सेम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरा कोचिंग सेंटर है, ठीक है, मेरा कोचिंग सेंटर है, उसमें फर्नीचर लगा हुआ है, चेयर्स, चेयर्स फर्नीचर है, फर्नीचर इज अ नॉन करंट एसेट। अब मेरे जो कोचिंग सेंटर के अंदर ये नॉन करंट एसेट्स हैं, चेयर, फर्नीचर, क्या ये मेरे बिजनेस है ना, कोचिंग सेंटर मेरा बिजनेस है, क्या ये मेरे बिजनेस को हर साल अलग अलग फायदा पहुंचाते हैं? नो सर, हर साल सेम फायदा पहुंचाते हैं, बच्चे आते हैं, बैठकर पढ़ते हैं, इस पे चले जाते हैं। तो ये जो फर्नीचर है वो हर साल मेरे बिजनेस में इक्वली यूज हो रहा है, हर साल मेरे बिजनेस को इक्वल फायदा पहुंचा रहा है, इसकी एफिशिएंसी हर साल सेम है। तो जो नॉन करेंट एसेट्स बिजनेस को हर साल इक्वल फायदा पहुंचाएं, तो उनकी वैल्यू भी फिर हर साल इक्वल अमाउंट से कम होनी चाहिए, उनकी वैल्यू भी, वो अपनी वैल्यू भी लूज हर साल इक्वल अमाउंट से करते हैं। तो यार एक नॉन करेंट एसेट पे हर साल इक्वल डेप्थ कौन से मेथड से आती है? स्ट्रेट लाइन मेथड से आती है। तो इस तरह के नॉन करेंट एसेट्स पर स्ट्रेट लाइन मेथड लगता है। अब देखिए मेरा कोचिंग सेंटर है, उसमें लैंड एंड बिल्डिंग है ना, लैंड एंड बिल्डिंग मेरा नॉन करेंट एसेट है। अब ये जो मेरी कोचिंग सेंटर की लैंड एंड बिल्डिंग है, क्या ये मेरे को हर साल सेम फायदा पहुंचाती है? यस सर, लैंड एंड बिल्डिंग हर साल आपके बिजनेस में इक्वली यूज हो रही है, सेम फायदा पहुंचा रही है आपको, इसकी एफिशिएंसी सेम है। तो वो नॉन करंट एसेट्स जो बिजनेस को हर साल सेम फायदा पहुंचाएं, इक्वल एफिशिएंटली बिजनेस में यूज हो, जो बिजनेस को हर साल सेम इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाए, तो उन पे लगता है स्ट्रेट लाइन मेथड। उनकी वैल्यू हर साल सेम अमाउंट से कम लूज होती है, तो दैट्स वाई उन पे लगता है स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन कुछ नॉन करंट एसेट्स होते हैं जो जब नए नए होते हैं, इनिशियल ईयर्स में, वो बिजनेस को ज्यादा फायदा पहुंचा रहे होते हैं, और जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं, लेटर ईयर्स में, उनका बिजनेस को फायदा पहुंचाना, उनकी एफिशिएंसी बिजनेस में कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, मैंने नया नया कंप्यूटर खरीदा, ब्रांड न्यू, नया नया लिया, वो बहुत तेज चलेगा, उसका प्रोसेसर तेज होगा, बिल्कुल एफिशिएंटली काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो कंप्यूटर पुराना हो जाएगा, एक साल गुजरेगा, दो साल गुजरेगा, उसके नए वर्जन आ जाएंगे, फिर ये कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाएगा, इसमें वायरसेस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, खराब हो जाएगा, तो इसके ऊपर खर्चा कराना पड़ेगा। तो कंप्यूटर जब नया नया था, इनिशियल ईयर्स में बिजनेस को ज्यादा फायदा पहुंचा रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना हुआ, लेटर ईयर्स में उसका फायदा पहुंचाना, उसकी एफिशिएंसी बिजनेस में कम हो गई। तो इसलिए इस तरह के जो एसेट्स हैं वो शुरू में ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, तो उनकी वैल्यू भी शुरू के ईयर्स में आपने ज्यादा अमाउंट से कम करनी है, उन पे ज्यादा डेप लगानी है। और जैसे जैसे वो पुराने हो रहे हैं, उनका फायदा पहुंचाना कम हो रहा है, तो उनकी वैल्यू भी फिर कम अमाउंट से कम होनी चाहिए लेटर ईयर्स में।
ठीक है, और ऐसा कौन से मेथड में होता है? आरबीएम मेथड में। आपने देखा होगा आरबीएम मेथड में शुरू में ज्यादा डेप आ रही है, फिर हर साल पुरानी माइनस होकर हर साल डेप का अमाउंट कम होते रहता है। ठीक है, तो जो एसेट्स, मैं आपको बेसिकली ये समझाना चाह रहा था, जो नॉन करेंट एसेट शुरू के सालों में बिजनेस को ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, लेटर ईयर्स में वो बिजनेस को कम फायदा पहुंचाते हैं, उन पे लगता है कौन सा मेथड? आरबीएम मेथड। तो उनकी वैल्यू भी शुरू के सालों में ज्यादा अमाउंट से कम होती है और लेटर ईयर्स में कम अमाउंट से कम होती है, उन पे कम डेप लगती है लेटर ईयर्स में। लेकिन जो एसेट्स बिजनेस को हर साल इक्वल बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, इक्वल इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, ठीक है, उन एसेट्स पर, उन नॉन करेंट एसेट्स पर उनकी वैल्यू हर साल सेम अमाउंट से कम होनी चाहिए, और हर साल सेम डेप एसएलएम मेथड पे आती है, एसएलएम मेथड से आती है। तो उन नॉन करेंट एसेट्स पे स्ट्रेट लाइन मेथड लगना चाहिए। ठीक है, अब एक और बात, कुछ नॉन करेंट एसेट्स होते हैं, कुछ नॉन करेंट एसेट्स होते हैं जो टू लो इन वैल्यू होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लूज टूल्स। लूज टूल्स ये जो है ये टू लो इन वैल्यू होते हैं, टू लो इन वैल्यू। ठीक है, इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, इनका अमाउंट बहुत कम होता है। ठीक है, ये लूज टूल्स में क्या आ गया? स्क्रू ड्राइवर्स, स्क्रूज वगैरह जो होते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल मेरा कोचिंग सेंटर है, मेरे कोचिंग सेंटर में कितने स्क्रूज लगे होंगे? फैन को फिट करने में स्क्रू लगा हुआ है, प्रोजेक्टर को फिट करने में स्क्रू लगा हुआ है। और लूज टूल्स होते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह भी हमने रखे हुए होते हैं फॉर कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, काम करना पड़े। तो ये लूज टूल्स होते हैं, देखिए ये बिजनेस में यूज होते हैं, बिजनेस को फायदा पहुंचाते हैं, इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। तो ये नॉन करेंट एसेट्स हैं, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत कम होती है। अब एक स्क्रू की वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपए, 20 रुपए। अब उस 20 रुपए पे क्या मैं एसएलएम लगाऊं? फॉर एग्जाम्पल एसएलएम में दी हुई है 10%, तो 20 रुपए का 10% 2 रुपए आएगा, फिर उसको हर साल 2-2 रुपए डेप, ऐसा नहीं होता। तो इन लूज टूल्स के लिए जो एक, इनके लिए भी एक सूटेबल मेथड है, जो थर्ड मेथड होता है, याद है मैंने शुरू में बताया था लेक्चर में, एसएलएम, आरबीएम, और थर्ड मेथड क्या होता है? रीवैल्यूएशन मेथड। थर्ड मेथड होता है रीवैल्यूएशन मेथड। तो जो नॉन करेंट एसेट्स जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत टू लो होती है, जो टू लो इन वैल्यू होते हैं, उनके लिए भी एक सूटेबल मेथड होता है रिवैल्यूएशन मेथड। और ये जो लूज टूल्स वगैरह, जो जिन नॉन करेंट एसेट्स की वैल्यू बहुत कम होती है, इनका हिसाब रखना भी बहुत मुश्किल होता है ना, ये गुम भी तो हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो दैट्स वाई इनके लिए जो सूटेबल मेथड होता है ना, दैट इज रिवैल्यूएशन मेथड। ठीक है, तो अब अगर लास्ट पार्ट आप इस क्वेश्चन का देखें, इसको आपने आंसर करना है, क्या लिखा हुआ है? सैंडबरी प्रोडक्ट्स ओन्स अदर टाइप्स ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। जो सैनबरी प्रोडक्ट्स का हमारा बिजनेस था, उसके पास और भी नॉन करेंट एसेट्स हैं दूसरे टाइप्स के। स्टेट मेथड विच वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई बिल्डिंग्स पे कौन सा मेथड सूटेबल रहेगा सबसे ज्यादा? बिल्डिंग्स हर साल बिजनेस को सेम फायदा पहुंचाती है, इस पे एसएलएम मेथड। लूज टूल्स की वैल्यू बहुत कम, टू लो इन वैल्यू होते हैं, तो उनके लिए कौन सा मेथड सूटेबल होता है? रीवैल्यूएशन मेथड। और कंप्यूटर्स जो है उनका नेचर क्या होता है? वो शुरू में ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं, जैसे जैसे पुराने हो जाते हैं उनका बिजनेस को फायदा पहुंचाना कम हो जाता है, वो लेस एफिशिएंट होते रहते हैं हर साल। तो तभी जो है इन पे कौन सा आरबीएम मेथड लगना चाहिए। अब बच्चे पूछते हैं सर ये मशीन्स और मोटर व्हीकल्स पे कौन सा मेथड लगना चाहिए? देखो एक मशीन आती है ना, वो मशीन हमेशा शुरू में ज़्यादा एफिशिएंट होगी, जब नई नई होगी ना ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगी, वेस्टेज कम करेगी। लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी हो जाएगी मशीन, फिर वेस्टेज ज़्यादा करना शुरू हो जाती है। अब मोटर व्हीकल है, आपने नई नई ब्रांड न्यू गाड़ी ली, उसकी एवरेज और एक 10 साल पुरानी गाड़ी की एवरेज, इसकी एवरेज अच्छी होगी। ब्रांड न्यू 0 मीटर गाड़ी की एवरेज अच्छी होगी। तो जब इस तरह मोटर व्हीकल और जो मशीन होते हैं ना, वो शुरू के सालों में ज़्यादा फायदा पहुंचा रहे होते हैं, जैसे जैसे वो पुराने होते हैं उनका फायदा पहुंचाना कम हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स वाई इन इस तरह के नॉन करेंट एसेट्स पे लगता है आरबीएम। ठीक है, तो ये आपने लास्ट पार्ट आंसर किया, ये वाला पास्ट पेपर क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? एक लास्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, लास्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अभी तक मैं टोटल डेप्रिसिएशन के 3 पास्ट पेपर्स करा चुका हूँ। ठीक है, ये हमारा थर्ड पास्ट पेपर क्वेश्चन था। इस थर्ड पास्ट पेपर क्वेश्चन कराने से पहले मैंने आपको जर्नल एंट्रीज भी सिखा दी थी डेप्रिसिएशन की। अब एक छोटी सी चीज़ रह गई है, रीवैल्यूएशन मेथड हमने अभी तक नहीं सीखा है। तो अब मुझे आप लोगों को रीवैल्यूएशन मेथड से बस डेप्थ निकालना सिखानी है, और एक ऐसा पास्ट पेपर क्वेश्चन कराना है जिसमें रीवैल्यूएशन मेथड भी टेस्ट हो रहा हो। ठीक है, तो ये लास्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा डेप्रिसिएशन का टॉपिक फुल एंड फाइनल वाइंड अप खत्म फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने नए टॉपिक पर, और जो नेक्स्ट टॉपिक मैं डेप्रिसिएशन के बाद आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। ठीक है, तो आज मैं क्लास यहीं तक रख रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आप लोगों को रीवैल्यूएशन मेथड से डेप्थ निकालना सिखाऊंगा, और साथ में एक पास पेपर क्वेश्चन भी पूरा करवा दूंगा। ठीक है जी, तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास। ठीक है, अच्छा एक जाने से पहले, क्लास खत्म करने से पहले मुझे बता दें, ये जो लास्ट जो मैंने आपको थ्योरी एक्सप्लेन की है कि कौन से नॉन करेंट एसेट के लिए कौन सा मेथड सूटेबल होता है, क्या वो आप लोगों को 100% क्लियर है? चीज़ें समझ आई हैं या नहीं समझ आई हैं? एवरीवन प्लीज़ जल्दी से बता दें, फटाफट फौरन। वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का।
क्या सबको क्लियर थी ये जो लास्ट मैंने एक्सप्लेन की हैं चीज़ें? एवरीवन प्लीज जल्दी से रिप्लाई कर दें, मैं वेट कर रहा हूँ सबके रिप्लाई का। ओके। निम्रा, क्या आपको क्लियर है? एंड जन्नत, व्हाट अबाउट यू जन्नत? ओके ग्रेट। तो यार आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। और बस नेक्स्ट क्लास में इस डेप्रिसिएशन के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, ठीक है? और जैसे ही ये टॉपिक वाइंड अप होगा, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आफ्टर 1 वीक इस टॉपिक का मैं टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सब ख्याल रखें अपना।